हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेकेश टी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बी सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सब्जेक्ट होगा समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। उनके लिए आज का ये मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 2 महीने बाद पेपर आने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएँ फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देके सेकंड सेमेस्टर में आए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। क्योंकि जो विगत वर्ष पेपर हुए हैं उसमें आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक के अनुसार ही लिया गया है। तो दोस्तों, जितने भी आपको आने की संभावना है उससे कुछ कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कराते हैं उसमें से आपको 99% आपके पेपर में एकदम महत्वपूर्ण रहा है और आए थे पेपर में। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक क्योंकि आने वाले जो वीडियो है उसको ज़रूर देखते रहिए। और हमारे अगर चैनल में आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्रा एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और मस्त होके पढ़िए दोस्तों। यहाँ दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर में आपके जो आपका मॉडल पेपर बनाया जाता है वो आपके जो प्रश्न पत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब आपका जो मॉडल पेपर दिया गया है वो बीए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र दिया गया है। प्रश्न पत्र आपका है भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। ये आपका मॉडल पेपर है और ये प्रश्न पत्र आपका है। इसमें खंड आ में आपका जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। और आपको जो प्रश्न वहाँ पे जो प्रश्न पत्र में कहता है निष्कर्ष के यानी कि आपके नोट के अनुसार वो आपको वैसे भी विकल्प के अनुसार आपको करने होते हैं। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया है कि नगर की परिभाषा दीजिए। नगर किसे कहते हैं? अब आप लोग सोचेंगे कि नगर के बारे में आप क्या जानते हैं, नगर को हम किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे नगर आपका हो गया कि नगर को ऐसे स्थान के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जहाँ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का कार्य करता हो। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि है वो अत्यधिक विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है और नगरीय जीवन के जीने का विशिष्ट ढंग होता है। यहाँ सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। तो ये आते हैं नगर की परिभाषा। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के मध्यद्वितीय संबंध के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका आता है नगर की परिभाषा। तो ये होती है क्या, नगर की परिभाषा। अब सेकंड प्रश्न आपका देगी प्रकार्य और अप्रकार्य में अंतर बताइए। अप्रकार्य किसे कहते हैं और अप्रकार्य किसे कहते हैं? अप्रकार्य जो होता है वो फंक्शन कहते हैं और अप्रकार्य जो होते हैं वो डेज फंक्शन कहते हैं। अब जो प्रकार्य है यानी कि प्रकार्य किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि वे गोचर परिणाम हैं जो किसी प्रकार वे गोचर परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में तदात्मकीकरण, जिसे हम कहते हैं तदात्मीकरण, जैसे अनुकूल का समायोजन को बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार्य। और अप्रकार्य जो डेज फंक्शन है, डेज फंक्शन वे निरीक्षण परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में तदात्मीकरण अनुकूलन जिसे कहते हैं और समायोजन को कम करते हैं, उसे को हम करते हैं अप्रकार्य। तो प्रकार्य और अप्रकार्य जो है वो ये है आपका। प्रकार्य जो आपके तदात्मी यानी कि तदात्मीकरण अनुकूलन का जो संयोजन को बढ़ाए और जो कम करे वो प्रकार्य हो गया और जो कम करे वो अप्रकार्य हो गया। तो ये आपका प्रकार्य और अप्रकार्य के बारे में आपका ये प्रश्न था। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से क्या आशय है? अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं हम? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मनुष्यों के अतीत के सामाजिक, जो अतीत का मतलब होता है मित्र यानी कि आपका सगा संबंधी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मनुष्य के अतीत के सामाजिक जीवन को क्रमबद्ध वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि जो प्रारंभ में मानव समाज कैसा था, धीरे धीरे इसमें किस प्रकार से यानी कि परिवर्तन आए और कौन कौन सी प्रमुख सामाजिक समस्याएं लोगों के सामने थीं, और पुरानी सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं और रीति रिवाजों के स्थान पर नई परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आए हुआ क्यों और किन कारणों से हुआ, इसका भी उत्तर भी इतिहास में मिलता है। यानी कि ये टोटल आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर की ग्रामीण जीवन का अर्थ है। अब आप सोचेंगे ग्रामीण जीवन किसे कहते हैं हम?
अब ग्रामीण जीवन अभी तक शहरी था, अब ग्रामीण के बारे में आप जान लीजिए। तो ग्रामीण जीवन हम किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये आपको शहरी और ग्रामीण के बारे में यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, और ग्रामीण और शहर में क्या अंतर है। जो ग्रामीण जीवन का जो अर्थ है वो समुदाय के उस स्वरूप से है जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल और परंपरावादी संबंधों के द्वारा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो समाज है उसको पूर्ति करे तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण। अब किसी देश के आर्थिक उन्नति और सामाजिक संगठन के लिए जीवन, जो ग्रामीण जीवन है वो आधारभूत है। लेकिन भारत में ग्रामीण जीवन का जो महत्व अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि आज भी भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक ये आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो ये आपका आ जाता है ग्रामीण जीवन का अर्थ में, यानी कि ग्रामीण जीवन का जो अर्थ है वो आपके अनौपचारिक और अनौपचारिक, प्राथमिक और सरल और परंपरावादी संबंधों के द्वारा प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक आवश्यकता जो होती है, आपको प्राथमिक आवश्यकता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए जैसे आपकी सबसे प्राथमिक होता है, पहले तो भोजन आपका हो जाता है। भोजन कहा गया है रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपकी प्राथमिक है। ये आता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपका प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसी को हम ग्रामीण से ही मिलता है हमें। ये कहाँ से मिलता है हमें, ग्रामीण से मिलता है। तो ये होता है ग्रामीण जीवन का अर्थ। अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बहिर्विवाह क्या है। अब हम इसमें लिखेंगे कि बहुर्विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें गोत्र हो, परवर्त तथा सपिंड के बाहर विवाह किया जाता है। वास्तव में भारत में वैवाहिक संबंधों की सीमा बहुत संकुचित कर दी गई है। हिंदू विवाह में अनेक निषेध लागू किए गए हैं। इन्हीं निषेधों के कारण बहिर्विवाह प्रचलित हुआ। बहिर्विवाह का निषेधक तत्व निम्न है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में तो आपका आता है गोत्र में विवाह करने का निषेध, सेकेंड नंबर परवर में विवाह करने का निषेध, और थर्ड नंबर आपका आता है सपिंड में विवाह करने का निषेध। ये 3 आपके जो हैं वो बहिर्विवाह के निषेधक तत्व हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रजातीय विविधता क्या है। प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे इन विद्वानों का अलग अलग मतलब है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर मानते हैं। भारत में संसार को 3 प्रमुख प्रजातियाँ, फर्स्ट नंबर पे श्वेत प्रजातियाँ, सेकेंड नंबर पे पीली प्रजातियाँ, और थर्ड नंबर में आपकी आती हैं काली प्रजातियाँ। उनकी जो उपशाखाएँ निवास करते हैं वो उत्तर भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति कहलाती है। और प्रजाति विभिन्नता के बावजूद भारत में अमेरिका तथा अफ्रीका की भांति संघर्ष और दंगा फसाद में नहीं हुआ है, बल्कि उनमें परंपराओं, सद्भाव एवं सहयोग ही रही है। तो इसी को हम कहते हैं प्रजातीय विविधता। अब आता है जनजाति की परिभाषा। जनजाति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि जनजाति के बारे में आपको यहाँ पे जनजाति सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था कि जनजाति के बारे में बताइए। जनजाति की परिभाषा है, जनजाति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जनजाति का एक सामान्य क्षेत्र होता है जहाँ वे क्या करते हैं, निवास करते हैं। उनमें सामान्य संस्कृति होती है, वे एक भाषा अथवा बोली का प्रयोग करते हैं। उनका एक निश्चित सामाजिक संगठन और व्यवसाय होता है। एक जनजाति अनिवार्य रूप से अंतर्विवाही होती है। तो ये जनजाति की परिभाषा होती है। इसी में डॉक्टर रिवर्स जी के अनुसार कहा गया कि जनजाति को एक ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो ये जनजाति की परिभाषा हो गई, यानी कि ये जनजाति की परिभाषा में रिवर्स जी के अनुसार बताई गई है। डॉक्टर रिवर्स महोदय जी के अनुसार बताई गई है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। अब क्षेत्रवाद हम उसको कहते हैं कि भारत के विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना तथा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है।
यानी क्या करता है, ये क्षेत्रवाद कहलाता है किस चीज़ के लिए, कि क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना है, कि क्षेत्रीय आधार पर विकास की जो नीति है उसको निर्धारित कर देना, निर्धारण करना, और सहकारी योजनाओं को हम लागू करें, उसी को हम क्षेत्रवाद कहलाते हैं। तो ये क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट वन, धर्म का सामाजिक महत्व क्या है। धर्म का सामाजिक महत्व क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धर्म के सामाजिक महत्व। अब सोच रहे धर्म केवल एक विश्वास नहीं बल्कि किसी भी समाज को संगठित बनाने वाली इसका प्रमुख योगदान होता है। धर्म अपने विश्वासों और नैतिक आधार पर उनका सरलता से समाधान कर देता है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है कि धर्म नैतिक विचारों को प्रोत्साहन देने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। सेकंड नंबर, धर्म सामाजिक नियंत्रण की शक्तिशाली माध्यम है। थर्ड नंबर, व्यक्तित्व के निर्माण में धर्म का विशेष योगदान है। फोर नंबर, की भावनात्मक सुरक्षा का आधार है। और 5 नंबर, सामूहिकता में वृद्धि करता है। और 6 नंबर, कर्तव्यों का बोध कराता है। 7 नंबर, संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियों पर नियंत्रण करता है। और 8 नंबर आपका आता है कि स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। तो ये आप कहते हैं धर्म का सामाजिक महत्व। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दलित से आप क्या समझते हैं, दलित के बारे में लिखिए। दलित, तो सबसे बड़ी बात आप लिखिए कि दलित के लिए जो अनुसूचित जाति का शब्दों का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा 1935 में किया गया, इन्हीं अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है, इन्हीं को हम दलित भी बोलते हैं। अब इसमें डॉक्टर NK शर्मा जी के अनुसार कहा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनमें स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े, तो उन्हीं को हम दलित कहते हैं। तो ये आते हैं दलित के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, दलित के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न को आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अब इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। अब सबसे पहले सोचेंगे आप संयुक्त परिवार होता क्या है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताएं आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर, संयुक्त का मतलब होता है एक से जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए हमारा हम सरकार के अधीन काम करते हैं, तो जो सरकार है उसके हम परिवार हैं, तो ये होता है संयुक्त परिवार। मान लीजिए कोई MLA है, MLA आपके ब्लॉक में हैं, वो आपके अंतर्गत आते हैं। अगर आप उनको मत करते हैं, आप उनकी सहयोग देते हैं, तो वो आपके परिवार के अंतर्गत, तो वही हमारा संयुक्त होता है। यानी एक से जुड़े हुए व्यक्ति, एक से जुड़े हुए इंसान को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। अब इसमें आपको लिखना है कि फर्स्ट नंबर कि विस्तृत आकार। अब विस्तृत आकार में जैसे आपका था कि संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। एक संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त संबंधी का विवाह द्वारा सम्मिलित होने वाले सदस्यों के कारण इसकी सदस्य संख्या 40 से 50 या इससे अधिक हो जाती है। सेकंड नंबर आपका आता है सम्मिलित संपत्ति। जैसे सम्मिलित संपत्ति आता है, कानूनी एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से संयुक्त परिवार की जो संपत्ति होती है वो सम्मिलित होती है। यह संपत्ति संपूर्ण परिवार की होती है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर सभी के सामान्य लाभ के लिए होता है। जैसे मनुस्मृति में संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए यह व्यवस्था दी गई है। माता पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही समस्त पैतृक संपत्ति को ले और दूसरे भाई उसके संरक्षण में उसी प्रकार है जैसे वे पिता के साथ रहते थे। थर्ड नंबर आपका आता है सामान्य निवास स्थान। संयुक्त परिवार की यह विशेषता सम्मिलित संपत्ति की भावना को दृढ़ बनाती है और उस परिवार को एक बड़ा आकार प्रदान करती है। सामान्य निवास स्थान के बिना यह सोचना भी कठिन है कि सदस्यों में सहयोगी संबंध बने रहेंगे। 4 नंबर आपका आता है फिर कि कर्ता का सर्वोच्च स्थान। संयुक्त परिवार की संरचना में कर्ता का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कर्ता परिवार की नीतियों को स्पष्ट करता है और सदस्यों के बीच कार्य करने का विभाजन करता है और आय को सुरक्षित रखता है। तो इस कर्ता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर टॉपिक आपका आता है कि सदस्यों को एक निश्चित संस्तरण संयुक्त परिवार की जो संरचना है उसमें विभिन्न सदस्यों को स्थिति अपने अधिकारों के दृष्टिकोण से एक दूसरे में बहुत भिन्न होती है
और ये सामान्यतः किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और इस संस्करण में सर्वोच्च स्थान कर्ता का है, जो परिवारों के सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा स्थान कर्ता की पत्नी, जो परिवार के सभी धार्मिक कार्यों का संचालन करती हैं। और इसी प्रकार अन्य स्त्रियां जो नियंत्रण करती रहती हैं घर की। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, परिवार के आधार धर्म, जो सभी संयुक्त परिवारों के कार्य धार्मिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मौलिक रूप से संयुक्त परिवार में कर्ता की सर्वोच्च स्थिति के कारण धार्मिक क्रियाओं पर उसका एकाधिकार होना था। तो ये आता है संयुक्त परिवार में। फिर आता है थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर आपका आता है कि जाति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो जाति है उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब सबसे पहले जाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो डॉक्टर N.K. दत्त तथा G.S. घुरिये जी ने दो पहलुओं के आधार पर इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। सबसे पहले तो जाति को संरचनात्मक तथा संस्थात्मक विशेषताएं कहते हैं। संरचनात्मक विशेषताएं वे हैं जो जाति के ढांचे से संबंधित हैं, और संस्थात्मक विशेषताएं वे हैं जो इनकी विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जाति संरचनात्मक विशेषताएं की। अब जो जाति संरचनात्मक विशेषताएं हैं वो दो विभागों में हैं। इसके दो वर्ग होते हैं, खंडात्मक विभाजन और संस्तरण। खंडात्मक विशेषताएं विभाजन में ये जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज को कुछ खंडों अथवा कुछ टुकड़ों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक खंड के सदस्यों की जो स्थिति है पद और कार्य जन्म से ही निश्चित होती हैं, और प्रत्येक खंडों के सदस्यों से दृढ़ सामुदायिक भावना होती है। और संस्तरण में आता है नंबर 2 संस्तरण जाति के विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक निश्चित संस्तरण होता है, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। और इस संस्तरण का निर्माण प्रमुख रूप से 5 जातियों द्वारा होता है, जिसमें ब्राह्मण जाति हो गए, उसके में फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की स्थिति क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आती हैं। प्रत्येक वर्ण के अंदर जिन सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ है उनके बीच एक निश्चित संस्करण देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपको ब्राह्मण के बाद में फिर आपका आता है क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य और शूद्र। ये आपको निचले क्रम में मिलते जाते हैं। तो ये होती है जातियाँ। फिर आती है जात के संस्थात्मक विशेषताएं। अब आपका आता है जो संस्थात्मक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है व्यावसायिक और अनुवांशिक प्रकृति। सेकंड आता है खान पान और सामाजिक सहवास प्रतिबंध। इसमें आता है कि व्यवसाय की अनुवांशिक प्रकृति में कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और कोई भी जाति अपना परंपरागत व्यवसाय नहीं छोड़ सकती है। सभी व्यक्ति अपने व्यवसाय को ईश्वर प्रदत्त समझकर उसी के द्वारा जीविका उपार्जित करना और धर्म समझते हैं। सेकंड नंबर आता है कि खान पान पर और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, जिसे यह जाति प्रथा का निषेधात्मक पहलू है, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति को अपने सदस्यों के खान पान और सामाजिक सहवास पर अनेक प्रतिबंध लगाती है। किसी जाति को दूसरी जाति के सदस्यों द्वारा अपनाया गया भोजन की अनुमति नहीं है। जैसे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने की अनुमति है, लेकिन स्वयं ब्राह्मणों में एक दूसरे को बनाया भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। जहाँ पर परिवार के सदस्यों को छोड़कर अपने गोत्र के दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये आते हैं आपके जाति की प्रमुख विशेषताएं। अब आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि हिंदू विवाह के उद्देश्य को संक्षेप में बताइए। अब हिंदू विवाह को संक्षेप है उसके बारे में लिखना है। हिंदू विवाह से तात्पर्य धर्म तथा रीति के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें स्त्री तथा पुरुष को धार्मिक कृत्यों द्वारा संबंध जोड़ा जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है धर्म का पालन। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य है वो धर्म का पालन करना है। यहाँ धर्म से हमारा तात्पर्य कर्तव्य से है। समाज में पुरुष के अनेक कर्तव्य होते हैं कि पुरुष उनको पत्नी के अभाव संपन्न नहीं कर सकता। इसी कारण मनुष्य को स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। विवाह करके ही स्त्री प्राप्त होती है। सेकंड नंबर पंच महायज्ञों को संपन्न करना। 25 वर्ष की आयु के उपरांत व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में प्रवेश करने पर उसे पंच महायज्ञ उस आश्रम में प्रवेश करने से उसे पंच महायज्ञ संपन्न कराने होते हैं। ये यज्ञ हैं देव यज्ञ,
कौन कौन से होते हैं? देव यज्ञ हो गए आपके, उसके बाद में फिर ऋषि यज्ञ हो गए, फिर पितृयज्ञ हो गया, अतिथि यज्ञ और भृत्ययज्ञ। ये जो व्यक्ति हैं वो अनेक प्रकार के कर्तव्य के होते हैं। यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य माना गया है, जो कि उसे पूरा करना होता है, और पुरुष अपने स्त्री के अभाव में इन यज्ञों को पूरा नहीं कर सकता है, और इसी कारण विवाह करना आवश्यक माना गया है। फिर आता है थर्ड नंबर है कि यौन सुख प्राप्त करना। विवाह का एक उद्देश्य है जो यौन सुख प्राप्त करना भी माना गया है। हिंदू सामाजिक संगठन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पुरुषार्थ था उनका कि काम भी है, व्यक्ति के लिए काम, और काम वासना की पूर्ति भी शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक मानी गई है। उसका फिर आता है काम इच्छा। फिर थर्ड नंबर है कि ग्रंथ काम वासना का प्रधान, और फिर आता है कि गर्भाधान एक धार्मिक संस्कार माना गया है, जो एक धार्मिक कृत्य है और व्यक्ति का कर्तव्य भी माना गया है ये चीज़। फिर आता है 4 नंबर कि संतानोत्पत्ति। यह स्पष्ट है कि हिंदुओं में गर्भाधान संस्कार एक आवश्यक संस्कार है। इसकी अपनी विवाहिता स्त्री के साथ संपन्न किया जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार संतान उत्पन्न करना एक आवश्यक कार्य है, जो पुत्र ही पिता को नरक में जाने से रोकता है। पुत्र ही अनेक कार्यों को धार्मिक रीति से संपन्न करता है। पुत्र ही पितरों को शांति देता है, इसका तर्पण करता है। तो ये संतानोत्पत्ति है। तो ये होता आ जाता है आता है हिंदू विवाह के उद्देश्य के। फिर आता है सामाजिक जनांकिकी क्या है? सामाजिक जनांकी किसे कहते हैं? अब सामाजिक जनांकी उसे कहते हैं जो समाज का सभी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए वहाँ की जनसंख्या संबंधी संरचना को समझना सबसे अधिक आवश्यक है। भारत एक विस्तृत एवं विशाल भूखंड है, जिसमें अनेक भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और जनसंख्यात्मक विविधताएं पाई जाती हैं। आज समाज विद्वान में जनसंख्या का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण होता रहा है कि जनसंख्या का संबंध केवल इनके घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर अथवा आयु और लिंग के अनुपात से ही नहीं, वरन उनके सामाजिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध होता है। जनसंख्या का घनत्व, जन्म और मृत्यु दर, आकार, लिंग प्रकृति के अनुसार होता है। और जो इनकी साक्षरता की मात्रा है, गतिशीलता है, किसी भी देश की प्रगति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में संतुलित होनी चाहिए, और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। जनाधिक साम्राज्यवाद गरीबी, बेकारी, अपराध, पारिवारिक कष्ट एवं विघटन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से में जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या के आकार, प्रकृति, वृद्धि दर एवं जैविकीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर भारत में अनेक विषमताएं देखने को मिलती हैं। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत जनगणना प्रतिवेदन है, और इसी दृष्टि से भारत में 10 वर्ष के बाद राज्यों की ओर जनगणना की जाती है। उसका फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि नक्सलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नक्सलवाद किसे कहते हैं? नक्सलवाद रोकने की विधियां बताइए। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। अब आपका आता है नक्सलवाद। नक्सलवाद के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी क्षेत्र से 50वीं दशक से कम्युनिस्टों ने संथाल, उराव एवं राजवंशी जनजाति के लोग जो प्रकृति से, जिसे कहते हैं हम शेयर क्रॉपर्स एवं चाइस्टेट्स में लेबर के बीच एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया गया। इसी आंदोलन में किसान तथा कृषक मजदूरों ने उन लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया जिन्हें वे अपना शोषक मानते थे। यह आंदोलन 1965 में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के चारू मजूमदार के नेतृत्व में शुरू किया गया, और जो पूर्णतः कृषक क्रांतिकारी एवं शास्त्र संघर्ष पर आधारित था। यह आंदोलन वास्तव में माओ जेडोंग के विचार पर आधारित था, जो सीपीएम सिद्धांत से भिन्न था। यह विचारधारा अधिक बलपूर्वक आंदोलन में विश्वास करता था। इनकी जो मान्यता थी वो भूपत निर्धनों के शत्रु हैं, अतः निर्धनों की सहायता का एकमात्र तरीका उनके शत्रुओं को समाप्त करना था। दूसरी ओर उसी प्रकार का भूदान आंदोलन उद्देश्य दोनों को समान
परंतु प्राप्त करने का ढंग बिल्कुल अलग अलग था। माओ जेडोंग कानूनी तरीके से भूमि प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखते थे, वे इसे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा छीन लेना चाहते थे। तो ये आते थे नक्सलवादी के अंदर। तो यही नक्सलवादी का सबसे मोस्ट टिप्पणी, यहीं से मोस्ट नक्सलवाद स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके खंड बा से सारे प्रश्न। अब खंड सा से आप क्या आते हैं। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो देना होगा वो आपको अब 450 शब्दों में देना होगा। 7वां प्रश्न दिया गया था कि भारतीय समाज संगठन संरचनात्मक आधारों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर, आधुनिक नागरीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्णन कीजिए। और 10th नंबर प्रश्न है कि संस्कार क्या है। भारतीय समाज जीवन में संस्कारों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये आपके खंड सा के प्रश्न हैं। और खंड सा के प्रश्न में से मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जो आपको 2-2 प्रश्न करके वीडियो रहेगी, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कुछ समय पहले। तो ये आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाता है और अच्छे से आप लोग पढ़ भी लेते हैं और आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।